अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ऐसे लोग जो पाकिस्तान से या तो बाहर रहते हैं और पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, या फिर जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है। तो हम आम तौर पर थाने कचहरी के अंदर SHO के पास सिविल दावे या इस तरह के केसेस हम फाइल करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा वक्त भी लगता है, पैसे का भी ज़िया। ये जो एक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जिनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा हो जाता है, और जुडिशल जो मजिस्ट्रेट्स के एग्ज़ाम हैं या सेशन जजेस के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, ये सिलेबस का पार्ट है। और सबसे बढ़कर इस केस के अंदर 60 दिन के, सबसे बढ़कर जिस दिन आप ये केस फाइल करते हैं उसके 60 दिन के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग लॉ, और ये होता भी है। जैसे कि मेरा भी रिसेंटली एक केस चला जहाँ पर मैं अक्यूज़ की तरफ से हूँ, तो उस केस में मैक्सिमम जो जज साहब डेट दे रहे हैं वो 4 दिन या 5 दिन की डेट दे रहे हैं। 23/4/2025 को डेट हुई और उसके बाद जज साहब ने 28/4/2025 की डेट दी। 4 दिन से ज़्यादा या 5 दिन से ज़्यादा की डेट भी नहीं दे रहे, क्योंकि इस लॉ के अंदर भी मेंशन है कि डे बाय डे प्रोसीडिंग को चलाया जाएगा और 60 दिन के अंदर केस का फैसला किया जाएगा। तो अभी आपको थाना सिस्टम के अंदर DPO के पास, SHOs के पास, DSPs के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया है या हो सकता है या इन फ्यूचर आपको डर है, तो आप इस स्पेशल लॉ के तहत अपनी दाद रसी करवा सकते हैं। और 60 दिन के अंदर अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है तो 60 दिन के अंदर आप अपने कब्ज़े को छुड़वा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इसका पहला और दूसरा सेक्शन तो डेफिनेशंस के ऊपर और इसके प्रेम्बल्स के ऊपर है। स्टार्ट होता है ये सेक्शन 3 से। जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, ये इसकी FIR वगैरह नहीं होती। CRPC के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 200 से ऑनवर्ड, 200, 201, 2, 3, तो वो इस्तगासे का प्रोसेस बताता है। तो यहाँ पर भी जो ट्रायल का प्रोसीजर है या जो इस्तगासे का प्रोसीजर है वो CRPC का ही अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 3 के तहत आप इस्तगासा की एप्लीकेशन फाइल करोगे, इसके पास फाइल करोगे। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंदर फर्स्ट फॉरम जो एप्लीकेशन फाइल करने का है वो है सेशन जज के पास, और कोई भी अपील आप हाई कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे इस एक्ट के तहत। सेशन जज के पास आप एक इस्तगासा फाइल करेंगे सेक्शन 300 के तहत। 300 क्या कहता है इसको भी पढ़ लेते हैं, चूँकि इस वीडियो को कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है जुडिशल एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो लोग कब्ज़ा माफिया से निमट रहे हैं उनके लिए भी। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशंस को और जो चुनिंदा सेक्शन है उनको पढ़ते जाते हैं। बेसिकली तो ये 9-10 सेक्शन का जो एक्ट है, बट हमारे इसके अंदर काम के जो 2-3 सेक्शंस ही हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सेक्शन 3, prevention of illegal possession of property. No one shall be entered into or upon any property or dispossess, grab, control or occupy it without having any lawful authority to do so with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owner or occupier of the such property. कोई भी शख्स किसी भी प्रॉपर्टी को हथिया नहीं सकता, छीन नहीं सकता, कब्जा नहीं कर सकता विदाउट द लॉफुल अथॉरिटी या लॉफुल प्रोसेस। जैसे कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, अब बहुत सारी अमाउंट दे दी है, थोड़ी सी अमाउंट बकाया है, तो कब्जा ट्रांसफ़र कर लिया, तो इस तरह की कुछ सूरतों के अंदर जो है वो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये खालिस्तान में आपको बारहा बता रहा हूँ कि ये इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, जो कि सिर्फ कब्ज़ा माफिया या कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज़ काबिज़ हो जाता है वहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे कि मेरे ही एक केस के अंदर एप्लीकेशन दी पिटिशनर ने कि उसने अपना जो घर है वो रेंट आउट किया हुआ था, और कुछ अरसे के बाद जो टेनेंट उसने किराया नहीं दिया, तो जो मालिक मकान है उसने टेनेंट के खिलाफ इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट का केस फाइल कर दिया। मैं टेनेंट की तरफ से था, तो हमारा वो केस खारिज हो गया। ना सिर्फ खारिज भी हुआ बल्कि कंप्लेन फाइल करने वाले को जुर्माना भी पड़ा। क्यों? क्योंकि टेनेंट के अगेंस्ट आप रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर जाओगे, इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंदर नहीं। वहाँ पर जो एम्बिग्विटीज़ हैं या जो भी कंसर्निंग इशूज़ हैं उनको ट्रिब्यूनल जो है वो रेंट का वो देखेगा, सेशन कोर्टें देखेगी। तो लिहाजा यहाँ पर खालिस्तान जो आपने केस करना है वो कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट करना है। ऐसे किसी सिविल जो फॉरम है उसके अंदर आपने इस केस को फाइल नहीं करना। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, whoever contravenes of provision of subsection 1 shall without prejudice to any punishment which may be liable under any lawful or time being in force। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ये पनिशेबल भी है। अगर ये साबित हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर दूसरे बंदे ने कब्जा किया है तो 60 दिन के अंदर अंदर उसको सज़ा भी होगी। और एक मेन चीज़ आपको बता दूं कि जो सज़ा होगी वो नॉन बेलेबल है। ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल है, इसकी बेल भी नहीं होती, 10 साल इसकी सज़ा है। बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर and fine, and the victim of offence shall also be compensated in accordance with the provision of section
544A ऑफ कोड से मुराद यहाँ पर CRPC है। 10 साल सज़ा, साथ में कंपनसेशन, साथ में मुजरम को जुर्माना, और साथ ही जो पटिशनर है इसको कंपनसेट भी किया जाएगा। जुर्माना जो है वो 5 लाख या इससे ऊपर तक का भी किया जाएगा, और इसी हिसाब से जो कंप्लेंट फाइल करने वाला कंप्लेनेंट है इसको भी कंपनसेट किया जाएगा। सब सेक्शन 3, whoever forcibly and wrongfully dispossess any owner or occupier of any property and his act does not fall within subsection 1 shall be punished with imprisonment for which may extend 3 years। अगर कोई शख्स किसी को लॉफुली निकालता है बट उसका वो जो अमल है सेक्शन 1 और 2 के तहत नहीं आता। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो कब्जा माफिया है उनके साथ जो लोग आए होते हैं, 5, 7, 10 जो लोग आए होते हैं, ये सेक्शन उनके ऊपर अट्रैक्ट करेगा कि जो उनकी मदद करते हैं या उनको वहाँ से निकालते हैं, जो लॉफुली पोजेसिव हैं, जो लॉफुली पोजेशन के अंदर रह रहे हैं, मालकान है, तो निकालने वालों को जो साथ आए लोग हैं उनको भी 3 साल सज़ा और जुर्माना इकट्ठा किया जाएगा। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 का सेक्शन 4, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, इसका कॉग्निजेंस, इसकी कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, यानी कि इसको कौन सुन सकता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड और एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, द कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी लाइबल ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन ऑन द कंप्लेन। कंप्लेन के ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन के पास एडिशनल सेशन जज साहब इस केस की सुनवाई करेंगे। द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजेबल। जो इस ऑफेंस, ये जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल है, मतलब इसकी FIR नहीं होगी। द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग में डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज, लेकिन कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर पुलिस को डायरेक्शन दे सकती है कि वो अक्यूज को अरेस्ट करके जेल भिजवाएं। सेक्शन 5 जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर हमें बताता है, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन है कि जो कोर्ट है वो किसी भी पुलिस ऑफिशियल्स को या जहां पर भी उसको ठीक लगे, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, सूबाई अदारा या वट एवर वफाकी अदारा, उनको डायरेक्शन दे सकती है किसी भी फैक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, किसी भी मामले की तहकीकात करने के लिए, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को, जैसे कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर या FIR के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, ज़िमनियात लिखी जाती हैं। ज़िमनियात से बता दूं कि मेरी ज़िमनियात के ऊपर भी लेक्चर्स अपलोडेड है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, जाकर आप देख सकते हैं। तो ज़िमनियात प्रॉपर पुलिस वैसे ही तफ्तीश करके कोर्ट के अंदर सबमिट करवाएगी। सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस, इस केस के ऊपर इख्तियार समात लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद, द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम डे टू डे, दिन बाई दिन प्रोसीड करेगी। लेकिन चूंकि दिन बाई दिन प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं होता, तो लिहाजा 2, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन से ज़्यादा की डेट इस एक्ट के तहत नहीं डाली जाती। मैक्सिमम, मैं जैसे कि आपको स्टार्ट में भी मैंने जैसे आपको स्टार्ट में भी अर्ज़ किया कि मेरे अपने केसेस के अंदर 4 दिन या 5 दिन से ज़्यादा की डेट नहीं पड़ रही, तो लिहाजा इतना एक जो आपने एक हवा बनाया होता है दिमाग में कि पता नहीं कितना को लंबे केसेस चलते हैं, अब वो टाइम, वो टिनोर नहीं रहा। अब जो ट्रायल है या जो मुकदमात है वो बहुत स्पीडी हो चुके हैं, अनटिल अनलेस कोई एप्लीकेशन ना आ जाए। तो एप्लीकेशन जो है वो तो जैसे कि आपका भी राइट है, दूसरी पार्टी का भी राइट है। फॉर एग्जांपल कैसी एप्लीकेशन, हाज़री माफ़ी की एप्लीकेशन आ जाती है, कोई फौत की हो जाती है किसी की, तो इस तरह की कोई एप्लीकेशन आ जाए तो वहाँ पर भी 2-2, 4-4 दिन या 5-5 दिन से ज़्यादा की डेट्स नहीं पड़ती। एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जिस दिन कॉग्निजेंस लेगी उसके 60 दिन के अंदर कोर्ट केस को डिसाइड करेगी। एंड फॉर डिले सफिशिएंट रीजन शैल बी रिकॉर्डेड, और अगर कोई डिले आता है तो फिर उसकी सफिशिएंट रीजन रिकॉर्ड करेगी, जो कि कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। द कोर्ट शैल नॉट adjourn द ट्रायल of any purpose unless such adjournment is on its opinion necessary in the interest of justice, और मैक्सिमम जो ग्रांटेड ऑफ एडजर्नमेंट है वो 7 दिन से ज़्यादा की नहीं देगी। कि अगर कोई एप्लीकेशन आती भी है इस केस में कि कोई फौत की होगी है या वट एवर ऐसा इशू बन गया, तो 7 दिन से ज़्यादा की एडजर्नमेंट कोर्ट नहीं देगी। ऑन द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, इफ द कंप्लेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स, if the complainant is found to be false, fabulous or vexation, the court may awarded compensation cost to person complain against which may extend 500,000 rupees। अगर कंप्लेन करने वाला झूठा है और वो पाया जाता है कि वो झूठा है या उसने धोखाधड़ी से या जालसाजी से कंप्लेन की है, तो उसको 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। सेक्शन 6 जो हमें बताता है इस एक्ट का अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है इस केस की ड्यूरिंग ट्रायल के अंदर, जहां पर कोर्ट को कहीं पर भी लगेगा कोई भी पार्टी जो है वो गिल्टी है या वटएवर। सेक्शन 7 इवेक्शन ऑफ मूड ऑफ रिकवरी ऑफ इंटरम रिलीफ, अगर कोर्ट को ट्रायल की किसी भी स्टेज पर लगे कि केस कंप्लेनेंट की फेवर में ज्यादा है, जो रिस्पोंडेंट है या जो मुखालिफ पार्टी है उसकी फेवर में केस नहीं, या एविडेंस उसके पास कमजोर है, तो कोर्ट किसी भी स्टेज के ऊपर
इंटरम रिलीफ के तौर के ऊपर भी इवेक्शन के ऑर्डर कर सकती है कि आप फिलफूर इस जगह का कब्जा खाली करें। अब आया वो कब्जा कंप्लेनेंट को दिलवाती है या नहीं दिलवाती, ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। कोर्ट चाहे तो पुलिस की सबॉर्डिनेटी के अंदर वो जगह रख सकती है कि जी पुलिस वाले वहाँ पर तैनात रहें जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, या कंप्लेनेंट के हवाले कर दी जाए। सेक्शन 8 डिलीवरी ऑफ पोजेशन प्रॉपर्टी टू ऑनर, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के ऊपर जब ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो कोर्ट को जैसे ही लगे कि ये कंप्लेनेंट की फेवर के अंदर है या कंप्लेनेंट के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो इस जगह के ऊपर काबिज था, ये जगह उसी की है, दूसरे बंदे ने कब्जा किया है, तो इसकी रिकवरी करवाकर कंप्लेनेंट के हवाले की जाएगी। साथ में मुलजम को सज़ा भी दी जाएगी, जुर्माना भी किया जाएगा और कंप्लेनेंट को कंपनसेट भी किया जाएगा इतने टाइम जो वो अपने घर से बाहर रहा या जो उसके केस के ऊपर एक्सपेंस आए, अखराजात उसके जो आए। सेक्शन 8A अपील के बारे में है। सेक्शन 3 के बारे में कोई भी ऑर्डर पास होता है, इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत कोई भी ऑर्डर पास होता है, चाहे वो सेक्शन 7 के तहत ऑर्डर पास हो इवेक्शन का या वट एवर, उसकी जो अपील है वो उसका फॉर्म हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर आपने उस ऑर्डर की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आपने अपील करनी है। एप्लीकेशन ऑफ द कोड, इस कोड के तहत जो एप्लीकेशन है वो CRPC के चैप्टर 5/8098 यानी कि वो जो कंप्लेंट का चैप्टर है उसके तहत एप्लीकेशन दी जाएगी। एक्ट इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।